सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 23 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर भारत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 15 साल के लिए ISA के साथ, ताकि एक्सप्लोर किया जा सके पॉलीमेटालिक सल्फाइड। कहां पर? तो इंडियन ओशन में। समझते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, 15 साल का एग्रीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। कौन है? तो आपको जितेंद्र सिंह साहब दिखाई दे रहे होंगे। और किसके किसके बीच में हुआ है? तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ किया गया है। अब जो एरिया है वो अलॉट किया गया है कितना? तो 10,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया सेंट्रल इंडियन रीज में अलॉट किया गया है, साउथ वेस्ट इंडियन रीज में भी अलॉट किया गया है, और अब कार्लसबर्ग रीज में भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया गया है 2025 के हिसाब से। अब अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इंडिया पहला कंट्री बन गया है जो 2 ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर PMS एक्सप्लोरेशन करेगा। अब PMS का मतलब मैंने आपको बताया, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। अब पॉलीमेटालिक सल्फाइड क्या होता है? तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट में पाया जाता है, ओशियनिक रीज में। अब आपको समझाएंगे कि ये दोनों क्या होता है और उसी तरह से इसमें क्या क्या मिलता है। तो कॉपर, जिंक, लेड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किसी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सारे मेटल्स अगर बाहर आते हैं तो भारत में इनकी एक्सप्लोरेशन की वजह से ये भारत का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा। साथ ही साथ जो भी टेक्नोलॉजीज में इनका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो बात करें कि ये कहाँ कहाँ क्षेत्र में काम करेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने में ये सारे मेटल्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी इनका यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करें तो ये किससे लिंक है? तो ये इंडिया के डीप ओशन मिशंस के इनिशिएटिव से लिंक है। क्या होता है डीप ओशन मिशन? तो एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 2021 में, ताकि जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जा सके एक्सप्लोर करने के लिए, हार्नेस के लिए और सस्टेनेबिलिटी यूटिलाइजेशन के लिए डीप ओशन में। अब जो मिशन था उसको 6 थीमेटिक कंपोनेंट्स में बांटा गया था, और इसमें एक मिशन था जो कि समुद्रयान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत मत्स्य 6000 को बनाया जा रहा है और बना भी दिया गया है, जो कि 6000 मीटर समुद्र के नीचे तक जा सकता है। आपको पता होगा कि कई बार लोग जाते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। अब आइए समझते हैं ओशियन रिज क्या होता है। तो देखिए, ओशियन रिज आप अगर डायग्राम को समझ पा रहे हो, ऊपर वाले अगर डायग्राम को अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक तरह का सी फ्लोर यानी सी के अंदर एक माउंटेन सिस्टम होता है, जो कि प्लेट के टेक्टोनिक की वजह से ये बनता है। आप देख पा रहे होंगे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से एक सी फ्लोर माउंटेन सिस्टम बन गया है समुद्र के अंदर। अगर इसके डेप्थ की बात करें तो 2600 मीटर से लेके ये 2000 मीटर तक हो सकता है। आपको ये बात याद कर लेना है। और ये डीपेस्ट पार्ट होता है ओशन का। और वहीं अगर उसका नीचे वाला फिगर आप देख पा रहे हैं तो वो हाइड्रोथर्मल वेंट है। ये क्या होता है? एक फिशर्स होता है। सारी की सारी चीजें समुद्र के अंदर की बात चल रही है। तो फिशर्स का मतलब होता है क्रैक। तो ये क्रैक होते हैं सी बेड पर, यानी कि जो सी का बेड होता है, जो निचला स्तर होता है वहां पर, जहां की जियोथर्मली हीटेड वाटर डिस्चार्ज होता है। तो आप याद कर लीजिएगा कि जहां पर भी गर्म पानी डिस्चार्ज करता है जियोथर्मली, कहां पर? सी बोर्ड पर, यानी कि जो समुद्र का बेड होता है वहां पर। तो आपको क्या दिखा? वहां पर होल दिखा। तो होल का मतलब क्या होता है? वेंट। और हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या होगा? समुद्र के अंदर से गर्म जो है वाटर निकलना। अब इसमें भी अब ये जो आपका ओशियनिक हाइड्रोथर्मल वेंट है, यहीं पर ये ओशियनिक रिज में पाया जाता है, और वहीं से ये जो मैंने आपको सारे मेटल्स के नाम गिनाए वो वहां पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो ये देखिए, आपको कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड, आयरन, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो अब आप न्यूज़ को भी पूरी तरह से समझ गए हैं। चलिए, तो अब अगर हम ISA की बात करें तो इंटरनेशनल सीबेड जो अथॉरिटी है, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो किंगस्टन जमाइका में है। फाउंडेशन इसका 16 नवंबर 1994 को हुआ था। और अगर बात करें सेक्रेटरी जनरल की तो लेटिसिया कार्ल वाल्हो इनका नाम है। अब अगर आपने न्यूज़ को ध्यान से सुना है तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया का 15 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ किया गया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड एक्सप्लोरेशन के लिए। तो कितना एरिया अलॉट किया गया है? 10,000 किलोमीटर स्क्वायर। कहां पर? सेंट्रल इंडियन रीज में, साउथ वेस्टर्न इंडियन रीज में और कार्लसबर्ग रीज में। ये सारे के सारे वो साइट्स है जहां पर कि
एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, यानी कि इंडियन ओशन के अंदर में ये साइट्स हैं। अब जो पॉलीमेटालिक सल्फाइड होता है वो रिच होता है कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, बिल्कुल सही है। अब जो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है वो फंक्शन किसके अंडर करता है, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी यूएन क्लॉज 1982 के अंतर्गत ये काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया पहला कंट्री है जो होल्ड करेगा 2 कॉन्ट्रैक्ट आईएसए के साथ, ये भी सही है। यानी दिए गए यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर इजराइल ने धमकी दिया है पूरे के पूरे 3 देशों को। उनका नाम है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को। ऐसा हुआ क्यों है, आइए सबसे पहले न्यूज़ को देख लीजिए क्या हुआ है। तो यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है पैलेस्तीन को एक सोवरेन स्टेट के फॉर्म में। अब तक जो है 140 यूएन मेंबर स्टेट्स, 193 में से की बात कर रहे हैं, यानी टोटल 193 कंट्रीज हैं रिकॉग्नाइज, उनमें से 140 यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है पैलेस्तीन को। तो भारत के नज़रिए से भी देखें तो भारत का स्टैंड क्या है, तो भारत ने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्तीन को 1988 में ही एज ए सोवरेन स्टेट। और भारत जो सॉल्यूशन देता है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन देता है, ईस्ट जेरूसलम को एज ए कैपिटल ऑफ पैलेस्तीन। तो ये भारत का नज़रिया है। उसी तरह से अगर बात करें तो अभी क्या हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको दर्जा दे दिया है गया है। और इसके बाद जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक रिएक्शन आता है और वो सीरियस वार्निंग दे देते हैं इन तीनों कंट्रीज को। अब उनका कहना था वार्निंग देने के बाद कि जो ये देश हैं ये क्या कर रहे हैं, तो हमास जैसे टेरर ग्रुप को इनकरेज कर रहे हैं। तो अब हमास है क्या, ये भी जान लीजिए। तो इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट है जिसको कि हम हमास के नाम से जानते हैं, एक सुन्नी इस्लामिस्ट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री विंग के साथ। अब आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1987 में ही किया गया था, यानी कि फाउंडेशन। और अगर बात करें तो अहमद यासीन, हसन यूसुफ और भी कई लोग थे जो इसके फाउंडर थे। अब हमास को भी आपको समझ में आ गया होगा। और 140 यूनाइटेड मेंबर स्टेट, याद रखिएगा, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अब इजराइल का ये भी कहना है कि जो पीस प्रोसेस है उसको भी ये देश बिगाड़ रहे हैं। तो अब डिप्लोमेटिकली जो इजराइल है वो आइसोलेट होता चला जा रहा है, यानी कि जो देश पहले इजराइल के समर्थक हुआ करते थे अब वो पैलेस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं पूरे न्यूज़ को डिटेल में। मैंने आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बता दिया जो आपको अभी करंट में क्या सिचुएशन है। पहले इजराइल को देख लीजिए, तो ये है हमारा प्यारा भारत। और आप मिडिल ईस्ट की ओर जाएंगे, ईरान होते हुए, ये गल्फ कंट्रीज होते हुए, तो यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के पास आपको एक छोटा सा कंट्री दिखाई पड़ेगा जिसे हम इजराइल के नाम से जाना जाता है। अब इजराइल को बड़े फॉर्म में देख लीजिए, तो ये अगर मैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात करूं तो देख लीजिए नेमलान नॉर्थ में है। और वहीं नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सीरिया, तो सीरिया में आपको पूछा जाता है गोलान हाइट कहाँ स्थित है, तो सीरिया में स्थित है। वहीं अगर ईस्ट की बात करें तो जॉर्डन है। वहीं अगर साउथ की बात करें तो पूरी तरह से साउथ तो नहीं, लेकिन हाँ लगभग साउथ में इजिप्ट है। और सिनाई पेनिनसुला पर कई बार सवाल बन चुका है कि कहाँ पर स्थित है, ये इजिप्ट में स्थित है। आपको इजराइल का बॉर्डर किससे लगता है, मैंने आपको समझा दिया किस किस देश से लगता है। साथ ही साथ कौन सा सी के साथ बॉर्डर लगता है, तो डेड सी और मेडिटेरेनियन सी के साथ। तो डेड सी भी याद कर लीजिएगा आपको, डेड सी सबसे खारा सी है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी खारा होता है, आदमी ही तैरने लगता है। तो ये आप समझ गए इजराइल के बारे में। अब आइए पैलेस्तीन और इजराइल के युद्ध को जानने से पहले आप देख लीजिए, अगर हिस्टोरिकली देखें तो जब 100% जब पैलेस्तीन था तो कुछ ऐसा दिखाई देता था। 1947 में क्या हुआ था ये भी समझाएंगे, लेकिन देखिए कि ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर जो आपको दिखाई दे रहा है वो अब इजराइल का भाग हो गया, यानी 44% अब बच गया। कौन सा, 1947 में पैलेस्तीन के बाद 1967 में ये 22% पर आ गया और 2020 में ये 15% पर आ गया। तो यानी सारा का सारा लगभग इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब इन दोनों का वार को पहले पढ़ ले, उससे पहले जो इजराइल से संबंधित बातें हैं उसको याद कर लीजिए। इसकी कैपिटल जेरूसलेम है। इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है और ऑफिशियल लैंग्वेज हिब्रू है। याद कर लीजिएगा कि जो इजराइल की संसद है उसको नेसेट कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मैं लिख भी देता हूँ कि ये क्या है, तो इजराइल का पार्लियामेंट है, इजरायली पार्लियामेंट। अब आइए बढ़ते हैं न्यूज़ को कि हुआ क्या क्या था, यानी पुराने में क्या चला आ रहा है। तो आपको बता दें कि जो पैलेस्तीन है वो अरबी और बहुसंख्या मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां का आबादी तकरीबन 20 लाख है।
साल 1947 के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की बात की जा रही है। पैलेस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया गया था, जिसके बाद 6 मार्च 1948 को अरब और यहूदियों के बीच पहला संघर्ष हुआ और तब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं कि संघर्ष जारी है। विवाद 100 साल से भी अधिक पुराना हो चुका है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद ब्रिटेन ने पश्चिम एशिया के इस हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिसे पैलेस्तीन नाम से जाना जाता है। यह वो दौर था जब इजराइल की स्थापना नहीं हुआ था और वेस्टलैंड से लेकर गाजा पट्टी तक जो 100% वाला इलाका मैप में आपने देखा वो किसका था, तो पूरा का पूरा पैलेस्तीन का था। एक बार फिर से देख लीजिए, इस मैप को याद रखिएगा जब जब मैं टाइमलाइन बताऊंगा। 1947, 1967 और 2020 ये सारे के सारे युद्ध होंगे और यहाँ पर कैसे कैसे चेंजेस आए। तो बता दें कि जो धीरे धीरे यहूदियों और अरब लोगों के बीच अपने लोगों में देश बनाने की मांग उठने लगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन से यहूदी लोग के लिए पैलेस्तीन को स्थापित करने की बात कही। अब अगर दूसरी ओर बहुसंख्यक अरब अपने लोगों के लिए पैलेस्तीन नाम से एक नया देश बनाने की मांग कर रहे थे। यहीं से शुरुआत इस विवाद का जन्म होता है जो आज तक जारी है। पैलेस्तीन और इजराइल के बीच का विवाद तो अंग्रेज भी नहीं सुलझा पाए। इसी वजह से उन्होंने 1948 में पैलेस्तीन को उसी के हाल पर छोड़ दिया और वहां से चले गए। यहूदी नेताओं ने मिलकर इजराइल की स्थापना का ऐलान किया, जिसका पैलेस्तीनियों ने जमकर विरोध किया और पड़ोसी अरब देशों ने तो हमला भी बोल दिया। अब आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1967 का 6 दिवसीय युद्ध यानी कि 6 डे वार से आपसे सवाल बनता है। अब उससे पहले भी देख लीजिए कि युद्ध के बीच कई पैलेस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये सारी बातें तो युद्ध में होता ही है। चलिए, युद्ध के बाद जॉर्डन ने, वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और जबकि यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से पर इजराइल का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब 1967 में 6 डे वार होता है। अब 1967 में हुए युद्ध में सीरिया ने गोलान हाइट्स में स्थित इजरायली गांवों पर बमबारी तेज कर दी थी, जबकि मिस्र ने सिनाई सीमा के पास अपनी सेनाएं जुटाई और इजरायली जहाजों को अकाबा की खाड़ी का इस्तेमाल नहीं करने दिया। इजराइल ने ऐसे में मिस्र पर अचानक हवाई हमला कर दिया और मिस्र की वायुसेना को नस्तेनाबूद कर दिया। इजरायली सेना ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेना को मात दे दी और सिनाई जो पेनिनसुला है, जो इजिप्ट का हिस्सा है, बाद में वापस कर दिया, लेकिन उस समय कब्जा कर लिया किसने, तो इजराइल ने। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब देखिए 1973 में फिर योम किपुर युद्ध होता है। युद्ध के निशान कभी मिटते नहीं है। तभी तो 1973 में मिस्र और सीरिया ने यहूदी कैलेंडर से के सबसे पवित्र दिन योम किपुर, याद रखिएगा यहूदी कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन है योम किपुर कहलाता है। इस पर भी सवाल बन चुका है सवाल पर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। शुरुआत में इजरायली सेना को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन इजरायली सेना ने अंततः अरब सेनाओं को पीछे ढकेल दिया। अब 1979 में मिस्र इजराइल शांति संधि होता है। शांति संधि तो होते ही रहता है, बीच में आपको और भी शांति संधि हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। फिर से 1982 में लेबनान युद्ध हुआ तो इजराइल ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त करने के उद्देश्य के साथ ही लेबनान पर धावा बोल दिया और लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा कर लिया। अब 2006 में लेबनान युद्ध होता है, लेकिन उससे पहले आपको याद कर लेना है ओस्लो पीस अकॉर्ड, जो कि 2 बार हो चुका है। एक बार वाशिंगटन डीसी 1993 में हुआ है और एक बार टाबा इजिप्ट 1995 में हुआ है। तो क्यों हुआ है, तो पीस अकॉर्ड है, यानी कि इजराइल और पैलेस्तीन में शांति समझौता के लिए ये किया गया है, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट तो आपको और हमको दोनों को पता है कि कुछ नहीं हुआ है। अब 2006 में लेबनान युद्ध होता है तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया, साथ ही इजरायली सेना के 2 सैनिकों को भी कब्जे में ले लिया था। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान का सिया राजनीतिक और अर्ध सैनिक संगठन है। सैनिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया। 34 दिन ये युद्ध चला और तकरीबन 1000 लेबनानी मारे गए, जबकि अन्य 10 लाख लेबनानी विस्थापित हो गए। तो हालांकि विधि विराम के साथ इजरायली सेना पीछे हट जाती है। अब 2006 में हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इजराइल के प्रतिबंध से गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीन काफी नाराज हुए और उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन इजराइल ने जनवरी 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर और प्रतिबंध लगा दिया। तो इजराइल फिलिस्तीन विवाद दुनिया के सबसे जटिल और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस विवाद की वजह से दोनों पक्षों को हिंसा, विस्थापन और पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी दोनों मानने को तैयार नहीं हैं।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आगे कोई न्यूज़ आती है तो हम आपको बिल्कुल अपडेट करते रहेंगे, लेकिन मुझे बताना था कि इजराइल और पैलेस्तीन की हिस्ट्री कैसे है, ताकि आप लिख भी सके और साथ ही साथ कोई सवाल आए तो भी आप बना सके। 1988 भी याद रखिएगा कि भारत ने सोवरेन स्टेट का दर्जा दे दिया था किसको, पैलेस्तीन को, यानी पैलेस्तीन को। और आप इस समय जो न्यूज़ में है यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया है। अब आइए न्यूज़ को समझ लिए हैं तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो पैलेस्तीन वाज ग्रांटेड नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन इन 2012, ये बिल्कुल सही है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया 1988 में। टू स्टेट सॉल्यूशन जो है इज बेस्ड ऑन द बॉर्डर बिफोर द 1960 वार, ये भी बिल्कुल सही है। इजराइल अपोज करता है यूनिलैटरल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्तीन को डायरेक्ट नेगोशिएशन की जगह, और ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि चारों के चारों उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर BIRC 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में होने वाला है। ये ब्रेक नहीं है, ये BRIC 2025 है। अब ये इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस इवेंट है, फार्मर्स, ग्लोबल बायर और स्टेक होल्डर के साथ। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, पीयूष गोयल, इन्होंने यहाँ पर भाषण दिया है कि ये सारे चीज़ों को हम स्ट्रेंथन करने के लिए, आप देखिए जो यहाँ पर लोग हैं वो फार्मर हैं, ग्लोबल बायर्स है और स्टेक होल्डर है। तो सरकार चाहती है कि फार्मर्स का जो बोझ है वो कम किया जाए एज अ रेवेन्यू में, यानी कि इनकी रेवेन्यू को बढ़ाई जाए। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है राइस का ग्लोबली, जिसमें कि बासमती राइस भी इंक्लूडेड है। अब ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया था IREF के द्वारा, और इसमें कोलैबोरेट कौन किया था, तो इसने अपेडा ने इसमें कोलैबोरेट किया था। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है वो एक सिंबल दिखाता है कंट्री के रिच राइस डाइवर्सिटी का, क्वालिटी स्टैंडर्ड का, और स्ट्रेंथन करता है बिजनेस टू बिजनेसेस लिंकेज को। अब इसका प्राइमरी गोल क्या है, तो ट्रेड नेगोशिएशन करना, ताकि जो गवर्नमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी इंटरेस्ट ऑफ फार्मर के साथ, यानी फार्मर्स का डबल इनकम करना, उसी तरह से फार्मर को MSP देना, इन सब में किसी तरह का सरकार कटौती करना नहीं चाहती है, जो कि एक अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कि BIRC 2025 से संबंधित कौन सी बातें सही है। भारत मंडपम सही है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस इवेंट है ये भी सही है। IREF और अपेडा मिलके किया है, किसके अंडर आते हैं, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है राइस का ग्लोबली, यानी कि 1 2 3 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया है एक नया शिप जिसका नाम है अदम्या। अब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अदम्या, ये पहला 8 वेसल्स है अदम्या क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल्स का, जिसको कि कमीशन कर दिया गया है पारादीप पोर्ट। अपने आप में ये क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। अब ये 51 मीटर लंबा है और फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, जिसको कि डिज़ाइन किया गया है और इंडिजीनियसली बिल्ड किया गया है। नाम याद कर लीजिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और एक एग्जाम्पल सेट किया गया है आत्मनिर्भर भारत का। इसमें जो इंडिजीनियस कंटेंट है वो 60% से भी अधिक है, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी ये बढ़ावा मिलता है। अब अगर इसके वेट की बात करें तो 320 टन है और 3000 किलोवाट डीजल इंजन का इसमें पावर दिया गया है। अब अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 28 नॉट है, याद कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें आर्मर कौन सा लगा हुआ है, तो 30 mm CRN91 गन लगा हुआ है, और 12.7 mm एक स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन भी लगा हुआ है। अब इसमें सारे ऑटोमेटेड पावर दिए गए हैं। अब ये पारादीप पोर्ट पर ये उड़ीसा में इसको तैनाती किया जाएगा, और ये किसके अंतर्गत आएगा, तो कोस्ट गार्ड रीजन यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत काम करेगा। कौन से रीजन में, नॉर्थ ईस्ट में। तो याद कर लीजिएगा, बस इंपॉर्टेंट है अदम्या और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया। अब आइए बढ़ते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो 18 अगस्त 1978 को फॉर्मेशन था, और वयम रक्षामा यानी मोटो क्या है, वी प्रोटेक्ट, और DG का नाम है परमेश शिवमणि। कौन सी बातें सही हैं क्वेश्चन में, तो 30 mm CRN91 गन है, ये बिल्कुल सही है। इक्विप्ड है ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से, बिल्कुल सही है। पारादीप पोर्ट पर रखा जाएगा सबसे पहले, और नॉर्थ ईस्ट को ये प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल सही है। और ICGS अदम्या
इज कमांडेड बाय, किसके द्वारा कमांडेड किया गया है, तो कमांडेड जे अनुराग पांडे के द्वारा। और बाकी के 34 पर्सनल्स भी मौजूद थे, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं अगला करंट अफेयर, जहां पर पीएम मोदी ने डेडिकेट किया है ढोरदो इंडिया का नया सोलर विलेज। बता दें कि ढोरदो कहां पर है, तो कच्छ गुजरात में स्थित है। और जो डेडिकेट किया गया है इंडिया का न्यूएस्ट सोलर जो विलेज है पीएम मोदी के द्वारा। अब इसको इम्प्लीमेंट किसके अंतर्गत किया गया है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। और इससे जनरेट किया जाएगा 2.95 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी एनुअली। अब ढोरदो जो है गुजरात का चौथा फुल्ली सोलराइज्ड विलेज है। तो पहला 3 कौन सा है, तो मोधेरा, सुखी और मसाली। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन वाइज दिया जा सकता है आपको। और बता दें आपको कि जो ये रिकॉग्नाइज किया गया था, इसको अर्लियर यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज, किसको, ढोरदो की बात की जा रही है। अब इसे क्या सरकार दिखाना चाहती है कि एनर्जी पर सेल्फ सफिशिएंसी होना जरूरी है, क्लीन एनर्जी और रूरल एम्पावरमेंट को ये बढ़ावा देता है, साथ ही साथ इंडिया के क्लाइमेट गोल विजन को भी ये दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ढोरदो पहला डेडिकेटेड हो गया है, पहला तो नहीं है, ये चौथा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिया गया है, बिल्कुल सही है। 81 हाउस होल्ड को इक्विप किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। 2.95 लाख, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ बताने के लिए है। ढोरदो को पहले भी यूनाइटेड नेशन WTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज, ये आपसे सवाल बन सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। ढोरदो नाम याद रखेगा, यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन सही हैं। पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर वर्ल्ड अल्जाइमर डे हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब अगर बात करें तो इसमें रेज किया जाता है अवेयरनेस और चैलेंजेस को अल्जाइमर डिजीज से और दूसरे डिमेंशिया से। अब यहाँ पर आपको डिमेंशिया का मतलब बता दें कि एक तरह का ये कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस होता है। अब कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब होता है जैसे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उसी तरह से जो पर्सन का डेली एक्टिविटीज़ और लाइफ है उसमें भी जो इंटरफेयर्स होता है किसी भी पर्सन का, वो भी पसंद नहीं आता। और कई बार तो क्या होता है कि इसमें लोग अपने इमोशंस और पर्सनालिटी को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ये डिमेंशिया का मतलब होता है। अब अगर बात करें तो 21 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम याद कर लीजिएगा, आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब अगर ग्लोबली बात करें तो 55 मिलियन पीपुल इफेक्टेड हैं डिमेंशिया से, और ये याद रखिएगा कि ग्लोबली 55 मिलियन पीपुल जो हैं डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं और 2050 तक इस आंकड़े का बढ़ने का उम्मीद है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके परीक्षाओं में सवाल पूछा जाएगा। 21 सितंबर को मनाया जाता है, थीम आस्क अबाउट डिमेंशिया बिल्कुल सही है। अवेयरनेस रेज करने के लिए है, 55 मिलियन पीपुल भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है। अब इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2025 मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को, और एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड इस वर्ष की थीम है। अब इसका मकसद क्या है, तो स्ट्रेंथन किया जाएगा पीस के आइडियाज को, किसके अमोंग, तो नेशन और पीपुल के अमोंग। 21 सितंबर याद कर लीजिएगा, एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी सही है और ये भी सही उत्तर है, यानी 1 2 3 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अब वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, आपको बता दें कि ग्लोबल अवेयरनेस को रेस करने के लिए, क्योंकि राइनो कंजर्वेशन से संबंधित उनके जो हॉर्न होते हैं उनको बेच दिया जाता है इल्लीगली। साथ ही साथ कई जगह पर सुपरस्टिशस की वजह से भी इनको मारा जाता है, तो इनके पोचिंग और हैबिटेट लॉस का खतरा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन रखता है, याद रखना है, किसके लिए, तो राइनोस के लिए। अब आइए बढ़ते हैं आगे, कब मनाया जाता है, 22 सितंबर याद कर लीजिएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया जा रहा है, तो 2023 के लिए इनका नाम याद कर लीजिएगा, मोहन लाल। अब इनको आपने देखा होगा बहुत सारे साउथ इंडियन मूवी में। तो अब दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में आपने जान लिया, मोहन लाल को दिया जाएगा। इस्टेब्लिश 1969 में किया गया था, पहले भी अवार्ड 1969 में दिया गया था। अब इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है, गोल्डन लोटस एक सॉल दिया जाता है, और साथ ही साथ US डॉलर 12,000 रुपया जो है $12,000 दिया जाता है।
इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आनंद कुमार वेल कुमार ने बैग किया है गोल्ड 42 किलोमीटर मैराथन में। कहां पर? वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप, जो कि चाइना में आयोजित किया जा रहा था। मात्र ये 22 साल के हैं और ये कारनामा करके इन्होंने दिखा दिया है। इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 15 साल में ही कर दी थी और इनको इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू मिला था 2021 में, जब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन पहली बार इंडिया के लिए। तो इम्पोर्टेंट है, आनंद कुमार वेल कुमार का नाम याद कर लीजिएगा। तो ये थे आपके 23 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आने वाले सभी प्रतियोगी की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।